राम राम सा। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आईएएस और आरएस एग्जाम को जो है दोनों को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि दरअसल होता ऐसा है कि जो बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनमें से कई सारे बच्चों को जो असफलताएं झेलनी पड़ती है, और जब असफलता मिलती है तो उन्हें बैकअप के तौर पर जो है आरएस एग्जाम जो एक अच्छा जो है ऑप्शन दिखता है। दूसरी तरफ आरएस एग्जाम में से कई सारे बच्चे होते हैं जिनको आरएस में जो है आरंभिक सफलता मिल जाती है, और जब सफलता मिल जाती है तब उन्हें ये लगता है कि जब आरएस में सफलता मिल गई है तो क्यों नहीं आईएएस के एग्जाम की तरफ जो है बढ़ा जाए। तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज की चर्चा करेंगे कि आईएएस के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार आरएस की तरफ बढ़ सकते हैं, और आरएस के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार आईएएस की तरफ जो बढ़ सकते हैं, और वो बच्चे जो शुरू की स्टेज में एकदम उन्हें क्या प्लानिंग अपनानी चाहिए कि आईएएस और आरएस एग्जाम साथ में जो है वो मैनेज हो जाएं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हम जो है अब एक एक एग्जाम की जो है वो अलग अलग क्या चीजें हैं, क्या क्या कॉमन चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे, और हर स्टेज पर डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या चीजें कॉमन है क्या अलग है, मेंस एग्जाम में क्या चीजें कॉमन है क्या अलग है, इंटरव्यू में चीजें क्या क्या अलग है क्या क्या कॉमन है, उन सारी चीजों को जो इस वीडियो में जो समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम है आपके वो यूपीएससी में भी होता है और आरएस में भी होता है, लेकिन इसमें कॉमन चीजें जो हैं वो क्या है। सबसे बड़ी कॉमन चीज तो ये कि दोनों ही की दोनों एग्जाम जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी कि इनके नंबर जो हैं आपके जो फाइनल रिजल्ट आता है जो कि सिलेक्शन डिसाइड करता है, दोनों में इनके जो है नंबर एड होते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को डिसाइड करते हैं मेंस एग्जाम के लिए, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन चीजें देखें या कॉमन पार्ट देखें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जैसे कि आपका जो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है, जो आपके जियोग्राफी का पार्ट है, जो आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो पॉलिटी का पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है, जो आपके मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट है, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये या फिर कहूँगी सारे सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपके आईएएस के एग्जाम में भी है और आरएस के एग्जाम में भी है, यानी कि प्रीलिम्स में ये सारी चीजें कॉमन है। तो जब कॉमन है तो अब ये सवाल उठता है कि किसके कंटेंट को पढ़ा जाए। अब जैसे आरएस का अगर बच्चा है और वो अगर सोचता है कि मुझे आईएएस आगे 100% करना ही करना है, तो मैं यही कहूंगा जब आईएएस आपको 100% करना ही करना है तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको इस प्रकार पढ़ने हैं कि आपके आईएएस के लेवल जो है आरएस के टाइम में ही आ जाए, ताकि आपको कंटेंट की जो आपकी डबलिंग ना हो, थिंकिंग की डबलिंग ना हो, और मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा बाद में ना करनी पड़े। इसलिए अगर आईएएस सच में आपको बनना है बाद में जाकर, तो आप उसी वक्त जो है वैसे कंटेंट को चुन लें जो यूपीएससी के लेवल का हो, बजाय कि आप आरएस में उस तरह का कंटेंट चुन लें जो कि लो लेवल का हो। ये चीज ध्यान रखें। और जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है आरएस का ये सारा सारा कंटेंट अपने आप तैयार हो जाएगा, उन्हें एक्स्ट्रा चीज करने की बिल्कुल भी जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतनी सी चीज ध्यान रखें कि जो मैथ्स और रीजनिंग है वो यूपीएससी में जो है वो सीसेट के पेपर में थोड़ी सी हाई लेवल की आती है, पहले तो नहीं आती थी लेकिन अब आती है, और आरएस में थोड़ी सी जो है अभी तो हल्के लेवल पर है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर जो है वो हाई लेवल पर आ जाए। और एक चीज थोड़ी सी अलग जो यहाँ पर नजर आती है कि यूपीएससी में जो है वो प्रीलिम्स में दो एग्जाम होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर जहां पर जनरल स्टडी वगैरह पूछी जाती है, जनरल नॉलेज वगैरह हर सब्जेक्ट को लेकर, और दूसरा होता है सीसेट का पेपर जहां मैथ रीजनिंग आती है और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं, है ना। और लेकिन आरएस में सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है, उसमें भी आपके जो जीके वगैरह पूछ ली जाती है और उसी में जो आपके मैथ रीजनिंग वगैरह जो है वो आ जाती है। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये चीजें तो यहां पर कॉमन आ गई और प्लस कुछ चीजें यहां पर अलग है जिनको हमें यहां पर समझने की जरूरत है। जैसे कि अब सवाल उठता है कि यूपीएससी एग्जाम में आरएस प्रीलिम्स एग्जाम में क्या चीजें अलग है। ये मैंने यहां पर चीज लिखी है कि आरएस प्रीलिम्स से क्या चीजें हैं जो यहां पर अलग है, या फिर कौन से सब्जेक्ट यहां अलग हैं। तो यहां इसका आंसर है कि एक भी चीज ऐसी नहीं है यूपीएससी की प्रीलिम्स में जो कि आरएस की प्रीलिम्स से अलग हो, एक भी चीज नहीं है। सारे के सारे आरएस प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स में हैं। बस फर्क इतना है कि यूपीएससी में जो चीजें आ रही है वो डेप्थ में ज्यादा आ रही है, वहां पर गहराई ज्यादा है, चीजें सोचनी ज्यादा पड़ती है, डूब कर पढ़ना पड़ता है, तब चीजें जाकर जो है वहां पर क्लियर होती है, और टफनेस ज्यादा है वहां पर यूपीएससी के प्रीलिम्स में आरएस के प्रीलिम्स की तुलना में। बाकी एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है आरएस के प्रीलिम्स का जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना हो। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा है अगर आप आरएस और यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ कर रहे हैं या फिर पूरे के पूरे होलिस्टिक जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि जो आरएस का जो प्रीलिम्स है अब वो यूपीएससी प्रीलिम्स से किस प्रकार अलग हैं, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट अलग हैं जो कि आपको आरएस प्रीलिम्स में जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो अलग सब्जेक्ट हैं वो है राजस्थान स्पेसिफिक जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आरएस प्रीलिम्स में अलग है। जैसे कि राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान की पॉलिटी हो गई, राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो गई, वो सारे के सारे आपको सब्जेक्ट जो है वो अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आप जो है यूपीएससी के जो है इस एग्जाम में जो है वो असफल हो गए हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं आरएस की प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, तो ये आपको राजस्थान स्पेसिफिक जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कवर करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है आप जो है आरएस प्रीलिम्स जो है निकाल पाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में जो आरएस का प्रीलिम्स होता है वहां पर राजस्थान सब्जेक्ट की जो है बहुत ज्यादा वेटेज है।
आप बिना उनको जो है ढंग से पढ़े जो है आरएस प्रीलिम्स को जो है वो करेक्ट करने की नहीं सोच सकते। अब पहले के दौर में हो जाते थे, लेकिन अब कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि आपको राजस्थान स्पेसिफिक जो है वो कंटेंट तैयार करना ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और आगे मैंने ये नोट भी लिख दिया, जो मैंने पहले चीज़ बता दी कि दोनों ही जो है क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनके मार्क्स जो है वो जुड़ते नहीं है। अब ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। और अब प्रीलिम्स के बाद जो है अगर मैं बात करूं कि मेंस में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, तो मेंस एग्जाम में यहाँ पर मैंने लिखा यूपीएससी और यहाँ पर लिखा आरएस। अब हम सबसे पहले इसमें समझते हैं कि कॉमन चीज़ें क्या क्या है, इसका कॉमन पार्ट क्या है। तो कॉमन पार्ट क्या है, सबसे पहला कॉमन पार्ट है भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, समाज, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और प्रशासन, आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, एसे एंड इथिक्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके यूपीएससी में भी है और आरएस में भी है, ये ध्यान रखें। लेकिन अब ये तो कॉमन चीज़ें होंगी, यानी कि चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो चाहे यूपीएससी की कर रहे हो तैयारी, तो ये आपके सारे जो पार्ट होंगे वो दोनों एक साथ हो जाएंगे तैयार। लेकिन अब सवाल उठता है कि चीज़ें अलग क्या है। तो यूपीएससी के अगर मैं नजरिए से देखूं कि आरएस मेन से चीज़ें क्या अलग, यानी कोई बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और अब वो चाहता है कि आरएस की भी तैयारी करे मेंस के लेवल पर, तो क्या क्या चीज़ें आप उनको अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आरएस वाले बच्चे के लिए, सॉरी आरएस मेंस, उसके लिए चीज़ें अलग क्या होगी। अगर कोई आरएस का बच्चा जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है करना चाह रहा है, तो पर्यावरण जो है वो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा जो है वेटेज रखती है आपके मेंस के एग्जाम में, तो वो यहाँ पर आपको अलग मिलेगी। आपदा जो है वो अलग मिलेगा, सुरक्षा का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ी सी अलग मिलेगी। वैसे जो आपके आरएस मेंस के एग्जाम में भी सुरक्षा से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में जो उसको ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी गई है आरएस मेंस के एग्जाम से। दो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है बड़े बड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पर आपको जो है 5 से 7 घंटे जो है वो डेली बेसिस पे देने पड़ते हैं, तब जाकर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तैयार होता है, जो कि आरएस में नहीं है बिल्कुल भी। दो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन उसके पेपर दो होते हैं, ये ध्यान रखें आप, है ना। पेपर उसका एक होता है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही है। इसके साथ में जो एसे और इथिक्स वे दूसरे सब्जेक्ट में जो है डेप्थनेस जो है वो ज़्यादा है, ये ध्यान रखें। एसे और इथिक्स जो है और बाकी जितने भी पेपर हैं वो आपके आरएस में भी हैं, लेकिन यहाँ पर एसे जो होगा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, 11 से 12 पेज या 10 पेज में मिनिमम लिखना पड़ेगा, या फिर 1000 से 1200 शब्दों के बीच। जबकि आरएस में जो आप एसे लिखते हैं वो सिर्फ 250 शब्दों का होता है, लेकिन यूपीएससी में बड़ा है, इसलिए आपको जो है चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंड ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए जब आप एसे की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बाद में जाकर आईएएस की तैयारी करूंगा ही करूंगा, तो आपको करना क्या है कि ऐसे में वही अप्रोच लेके आ जो शुरू से ही जो आपको आईएएस के लिए एग्जाम के लिए चाहिए। इथिक्स की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएस में और आप ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी ही करनी है मुझे तो किसी भी हालत में, तो आप इथिक्स के जो कंटेंट है उसी लेवल का पढ़ लो शुरू से ही, जो कि वहां पर आपको यूपीएससी के लेवल का चाहिए, और उसमें थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीज़ों को भी ध्यान रख लो जो कि आरएस में ज़्यादातर मामलों में जो पूछा जाता है। अब ये चीज़ें हो गई उस बच्चे के लिए जो कि आरएस की तैयारी कर रहा है लेकिन आगे यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन करना चाह रहा है। अब सवाल उठता है उस बच्चे का जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लिया लेकिन अब वो आरएस की तरफ जो है बढ़ना चाह रहा है, तो यहाँ पर मैंने चीज़ लिखी है कि यूपीएससी मेन से कौन कौन सी चीज़ें अलग है। देखो सबसे पहली जो चीज़ अलग है वो है छोटे सब्जेक्ट। आरएस में जो है छोटे सब्जेक्ट हैं 6, उनमें से समाजशास्त्र जो है पूरा का पूरा जो है मैच कर जाता है यूपीएससी से, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैच नहीं करते, जैसे प्रबंधन का हो गया, व्यवहार हो गया, खेल और योगा हो गया। ये सब्जेक्ट जो है आपको जो है आरएस के लिए स्पेसिफिक पढ़ने पड़ेंगे। वैसे अकाउंट एंड ऑडिटिंग वो वाले भी हैं, लेकिन वहां पर यूपीएससी वाले जब बच्चे पढ़ते हैं उन चीज़ें अच्छे से जो समझ में आ जाती है। ये ज़्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो आपको चीज़ें जो है यहाँ पर देखनी पड़ेगी। इसके साथ क्या है, हिंदी व्याकरण और आपको इंग्लिश ग्रामर है, ये आपको जो है आरएस के लिए जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और तब जाकर प्रिपेयर होते हैं जब आप इनको डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे देते हैं। यानी कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और जो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश है ना, यहाँ पर जो टाइम लगभग इक्वल चला जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है यूपीएससी के बच्चों के लिए कि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को कैसे जो है वो प्रिपेयर करें। वैसे जो यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में जो है 2 पेपर होते हैं, हिंदी का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है। वहाँ पर ये चीज़ें जरूर आती है, लेकिन वो लो लेवल पर आती है क्योंकि उन पेपर को जो है बस पास करना होता है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो है आपके पूरा जो यूपीएससी मेंस का जो है वो खाका हो गया और आरएस मेंस का खाका हो गया कि क्या चीज़ें कॉमन है और क्या चीज़ें अलग है। अब आती है बात इंटरव्यू की। अब यूपीएससी में जो इंटरव्यू एग्जाम जो होता है वो दरअसल होता है आपके 275 नंबर का, और आरएस में जितना मुझे पता भी मैंने कोई वेरीफाई नहीं किया 100 नंबर का होता है ना। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये हो गई अलग कि यूपीएससी में जो इंटरव्यू की जो वेटेज बहुत ज़्यादा है आरएस की तुलना में, लेकिन कॉमन चीज़ें भी होगी। तो कॉमन चीज़ें क्या है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगर किसी व्यक्ति की और बोलने में चतुर और प्रवीण है तो दोनों ही जगह उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उसके शायद नंबर काट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा दोनों ही एग्जाम में। अब हम समझते हैं कि अलग चीज़ें क्या है दोनों इंटरव्यू में। तो अलग चीज़ ये कि जो यूपीएससी का जो एग्जाम है वहाँ पर जो कंसेप्चुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी जो अवधारणात्मक जो समझ होगी आपकी, उसको फैक्चुअल पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, है ना। जबकि आरएस में क्या होता है, फैक्चुअल पार्ट जो है बड़ा हावी रहता है।
और अलग चीज़ क्या हो सकती है यूपीएससी में कि इंग्लिश भाषा को जो है वो हिंदी से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब क्यों महत्व दिया जाता है? वो कोई ज़बरदस्ती तो महत्व देते नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया का एग्जाम है। अब उसमें साउथ के भी जो है लोग जो है पैनल में बैठे रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी जो है लोग पैनल में बैठे रहते हैं, उनमें से कईयों को जो हिंदी नहीं आती है और वो बात इंग्लिश में करते हैं, और फिर कोई जो है आपके आसपास जो है अनुवादक बैठा रहता है वो अनुवाद करता है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है भाषा में गैप आ जाता है। ज़्यादातर मामलों में नहीं आता, कई सारे वहाँ पर जो है पैनल में लोग होते हैं, 3 से 4 तो मिनिमम आपको मिलते ही मिलते हैं जिनको हिंदी आती है, लेकिन फिर भी एक जो है पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं जो है वो रहता है। ये चीज़ जो है हम स्वीकारते हैं सबके सब। अब बाद में जो है अगर राजस्थान के पार्ट में अगर आप देखेंगे इंटरव्यू में, तो वहां पर चीजें क्या लगे कि राजस्थान के पार्ट को जो यहाँ पर जो डोमिनेट करता है, अगर आप राजस्थान में आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां पर राजस्थान का पार्ट जो बड़े लेवल पर डोमिनेट करता है, ये ध्यान रखें। इसलिए आपको राजस्थान स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो कवर करनी ही करनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रख लें। फिर एक यहाँ पर फैक्चुअल जो है वो ज्यादा चीजें होती है, फैक्चुअल पार्ट आपको बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए। और इसमें बाद में क्या हिंदी भाषा को जो है बड़ी तवज्जो है, यानी हिंदी में ही चलता है इंटरव्यू पूरा का पूरा, नहीं तो राजस्थानी यूज होती है और शायद इंग्लिश भी नहीं होती होगी मेरे हिसाब से, और ना कोई राजस्थान में ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी एक बेसिक चीजें की भी प्रीलिम्स में क्या चीजें दोनों में कॉमन है क्या अलग है, मेंस में क्या कॉमन है क्या अलग है, इंटरव्यू में क्या चीजें कॉमन है और क्या चीजें अलग है। अब सवाल उठता है कि यहाँ तक चीजें समझ आने के बाद हमारी रणनीति ऐसी किस प्रकार हो कि हम दोनों को जो है एक साथ मैनेज कर पाए, या फिर दोनों को एक साथ मैनेज करने की तरफ बढ़े, या फिर जब एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरी तरफ बढ़ने की क्या प्रोसेस हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अपना सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एक मेन गोल सेट कीजिए कि आपको आईएएस बनना है या फिर आरएस बनना है। सबसे पहले एक मेन गोल सेट कीजिए अपने जिंदगी का यहाँ पर, और फिर एक कि फिर उसी टारगेट पर जो पूरा फोकस कीजिए कि आईएएस बनना है आरएस बनना है, उस पर फोकस करना है। और जब तक आपकी तैयारी संतुष्टि के स्तर तक नहीं पहुंच जाए तब तक उसी पे लगे रहिए। अब देखो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, आईएएस का एग्जाम दिया, यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया, एक में फेल हो गए और फिर वहां से निराश होकर आरएस की तरफ भागे उसी अटेम्प्ट में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस अटेम्प्ट में मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ का मेरे प्रिपरेशन में गैप रही। ऐसा नहीं करना है। यूपीएससी एग्जाम आपसे बहुत बड़ा वक्त मांगेगा, ये ध्यान रखें आप। इसीलिए यूपीएससी में तो आप मिनिमम जब 2-3 अटेम्प्ट दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद आपको संतुष्टि हो जाए कि अब मैंने यूपीएससी में अच्छा खासा पढ़ लिया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, इसलिए तब आप जाकर जो है आरएस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक अटेम्प्ट में फेल होकर आप आरएस की तरफ भाग रहे हैं जबरदस्ती अपने डर की वजह से, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चीज़ें अगर इमरजेंसी में आ चुकी है और आपको ज़िंदगी में जो जॉब की जरूरत है वो ज़्यादा तब आप जा सकते हैं, लेकिन बिना वजह अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आरएस में भी कुछ ना मिले। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसलिए एक एग्जाम को तभी छोड़ें जब आपको लगे कि आपकी 90 से लेकर 100% के बीच तैयारी हो चुकी है। ये मैं बात आरएस वालों के लिए भी कह रहा हूँ और यूपीएससी वालों के लिए भी कह रहा हूँ। इसके बाद में है कि अब ये यहाँ तक चीज़ें हो गई कि भाई आप एक चीज़ को आपने एक एग्जाम को आप गोल सेट कर दिया और फिर उसी की लगातार कर रहे हैं प्रिपरेशन आपकी जब तक 90 से लेकर 100% तक तैयारी नहीं हो गई है। लेकिन एक चीज़ आपको साथ में ध्यान रखनी है, पर साथ में जो कॉमन चीज़ें हैं उनको आप पहचान लीजिए कि मैंने वहाँ पर जो शुरू में चीज़ें बताई थी कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें क्या कॉमन है, इनको आप साथ साथ में जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आरएस में भी चीज़ें आती है और यूपीएससी में भी आती है, क्या दिक्कत है मैनेज करने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिस आरएस वाले को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, कंटेंट वगैरह एडवांस लेवल का पहले से ही पढ़ लें आप बाद में, ताकि आपको जो चीज़ें डबल ना पढ़नी पड़े। और बाकी आईएएस वाले को जो ये चीज़ें पढ़ रहा है उसको आरएस में जो है बिल्कुल भी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही एडवांस चीज़ें पढ़ रहा है। इसके बाद में मैंने लिखा है कि आपके जो है वो ये पॉइंट शायद 4 नंबर है ना, कि असफलता मिलने पर या खाली समय में दूसरे गोल की तरफ बढ़ी है। अब देखो एक बार तो आपको पूरा का पूरा शुरू के जो 2-3 साल हैं एक ही गोल को देना है आपने पूरा का पूरा वक्त, बाद में आपको धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना है जो तो आपका दूसरा गोल है। अब आप कब बढ़ सकते हैं, जब आपको असफलता पर असफलता मिल रही है, लगातार असफलता मिल रही है, तब आप जो है दूसरे गोल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। या खाली समय में, जैसे यूपीएससी के जो बच्चे हैं जब मेंस देते हैं तो उनके पास 2-2.5 महीने होते हैं बाद में, जहाँ पर वो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन में देते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरव्यू में क्योंकि राजस्थान का पार्ट पूछा जाता है, ये ध्यान रखें आप यूपीएससी के बच्चों को, तब आप आरएस स्पेसिफिक जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स, उनको सारा का सारा आप कवर कर सकते हैं। तब आपके आरएस का जो मेंस का भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा, कुछ प्रीलिम्स का भी कवर हो जाएगा, है ना। और ऐसे जो आरएस के बच्चे हैं जब उन्होंने आरएस मेंस दे दिया तब आपके पास कम से कम 1-2 महीने फ्री होता है ये टाइम, या फिर आरएस में और भी ज़्यादा रिजल्ट आने वक्त लगता है, तब आप आईएएस की तरफ जो है वो ट्रांजिट कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यूपीएससी वाले जो हैं वो आरएस एग्जाम के राजस्थान के सब्जेक्ट जो हैं वो तैयार करें और हिंदी व्याकरण तथा इंग्लिश जो है ग्रामर पर जो मजबूत पकड़ बनाएं।
छोटे सब्जेक्ट प्रीलिम्स के बाद जो है वो हैंडल किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। जो छोटे 5 सब्जेक्ट हैं उनका बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर वक्त आपके पास पहले नहीं है तो। और जो आरएस वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर्स को जो है 5 से 7 घंटे देकर जो उन्हें तैयार करें। अगर अभी का कोई आरएस का बच्चा है, उसने आरएस का मेंस दिया है या फिर आरएस का इंटरव्यू भी दिया है, वो चाहता है कि आगे की तरफ बढ़े, तो वो क्या करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को सबसे पहले तैयार करें। वही चीज़ सबसे डिफरेंट जो है वहाँ पर यूपीएससी में है। और ऐसे और इथिक्स के जो सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा और जो है गहराई के साथ स्तर पर जो है जाए, क्योंकि आरएस में अब जो इथिक्स के पेपर अच्छा पेपर है इस बार, ये ध्यान रखें। वो गहरा ही पेपर है, कोई सिंपल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ यूपीएससी में और ज़्यादा डेप्थ में आता है, इसलिए ऐसे और इथिक्स पर जो है आप और ज़्यादा फोकस कर लें वहाँ पर गहराई में। और सबसे लास्ट में है कि अगर दोनों एग्जाम की मान लो कि टाइमिंग जो है ठीक से मैच नहीं हो रही है ना, कि भाई आपके बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो क्लेश हो रहा है ना, तो आपको फिर क्या करना है, तो आप उस एग्जाम को चुनिए जिसमें आपको सफलता की जो है वो ज़्यादा करीब लग रही है, उस एग्जाम को आप चुनिए। आपको अगर लग रहा है यूपीएससी में सफलता आपको ज़्यादा करीब है, यानी उसमें सारा कंटेंट वगैरह पहले से प्रिपेयर कर रखा है, यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं आप। अगर एग्जाम की जो टाइमिंग है वो क्लेश कर रही है, और या फिर आप आरएस की तरफ जा सकते हैं अगर आपको लगेंगे आरएस में सफलता जो है प्राप्त करना ज़्यादा आसान है। अब मेरे हिसाब से यही मोटा मोटी जो है वो प्लानिंग रही है। और अगर आप चाहें तो मैं पूरा का पूरा शुरू से वापस बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कि भाई जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हो तो यूपीएससी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर और आरएस की तरफ बढ़ना है तो जो चीज़ें अलग है आरएस में, स्पेसिफिक जो राजस्थान का कंटेंट है वो आप बाद में देख लें। और जो आरएस वाले बच्चे हैं वो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कोई भी चीज़ अलग है ही नहीं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, आज जो कि आरएस में है, सिर्फ और सिर्फ गहराई वहाँ पर जाता है, तो गहराई के लेवल पर जो है वो आपको जाना पड़ेगा। फिर अगर मैं कहूँ कि मेंस एग्जाम है तो मेंस के एग्जाम में जो आरएस वाले बच्चे हैं उनके लिए और प्लस यूपीएससी के बच्चों के लिए कॉमन पार्ट बहुत बड़ा है, उस कॉमन पार्ट को आप देख लीजिए। फिर जो अलग पार्ट है उसको आप जो है फिर अलग अलग वक्त में कवर कर लीजिए जब आप फ्री हों। और इंटरव्यू में जो मैंने चीज़ें बता दी कि भाई यूपीएससी वहाँ कंसेप्चुअल पार्ट हावी होता है, और जो आपके राजस्थान का पार्ट है वहाँ फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा हावी होता है, और यूपीएससी में जो है इंटरव्यू की वेटेज ज़्यादा है और आरएस में थोड़ी सी वेटेज कम है, बस यही फर्क है। और इसी प्लानिंग के आधार पर जो है आप आईएएस और आरएस दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से जो है आपको शुभकामनाएं और राम राम सा।